अफ़गानिस्तान इस वक्त जियो पॉलिटिक्स का दुनिया में सबसे बड़ा टॉपिक है। इसी पर आज बात होगी चाणक्य फोरम के रूह रवां, चीफ एडिटर और सीईओ जनाब मेजर गौरव आर्या साहब के साथ। मैं उनका पहले स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी मेजर साहब, शुक्रिया जुड़ने का। देखिए, दिनों में सूरत हाल बदली और ये वो बदली है जिसके बदलाव का कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी तेज़ी से हालात बदलेंगे, लेकिन बहरहाल बदल गए हैं। इसका एक कारण मुझे सर ये नज़र आता है कि वहाँ पे कोई ऑल्टरनेट कुव्वत ही नहीं थी अफ़गानिस्तान में जो तालिबान को रोक सकते। अदरवाइज़ तालिबान को बहुत बड़ी ताकत नहीं थे। हम आज भी देखते हैं कि अफ़गानिस्तान में जब उनका इंडिपेंडेंस डे कल ही मनाया गया तो आम अफ़गानों ने तालिबान की गोलियों की परवाह ना करते हुए अफ़गानिस्तान के झंडे लहराए। उन्होंने तालिबान के झंडे नहीं लहराए। लगता है कि आपको आने वाले दिनों में एक नई रेजिस्टेंस वहाँ पे बनती नज़र आ रही है। ऑफ कोर्स उसमें समय लगेगा। बातचीत को यहाँ से हम शुरू करते हैं। जी ताहिर साहब, पहली बात तो मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ताहिर साहब, ऐसा भी हुआ कि ये जो अफगान आर्मी थी, अफगान आर्मी लड़ी नहीं सर, क्योंकि मनी चेंज्ड हैंड्स। बहुत ज़्यादा पैसा दिया गया लोगों को, कमांडर्स को बीच में, और लोग, अगर अफगान आर्मी लड़के हार जाती ताहिर साहब तो मुझे समझ में आता कि लड़े फिर हार गए, हार जीत होती रहती, इट्स अ गेम, somebody wins somebody loses। when I say game, I don't want to trivialize it, मैं उसको हल्का नहीं करना चाहता, लेकिन ठीक है, ये ये जिंदगी खेल है कहते हैं, उसी मतलब उसमें मैं कहना चाहता हूँ कि ठीक है, होता है, कभी कुछ हारते हैं कभी जीतते हैं, ये लड़े नहीं। तो ये जब नहीं लड़े और पैसा लेके गायब हो गए, अशरफ गनी पैसा लेके गायब हो गया सर। इतने पैसे थे कि उसका हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर पा रहा था, तो उसको कुछ $4-5 मिलियन जमीन पे फेंकने पड़े। वो गाड़ियों में छोड़ा है अपना, भाग गया वो। तो कहने की बात यह है ताहिर साहब की जो अफगानिस्तान के लोग हैं, 2-3 चीजें हैं सर। एक तो कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुई 20-21 साल से, कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुई है इस पूरी बात की कि कि दूसरी चीज ये है कि वहां पे कोई मिडिल क्लास ऐसी एमर्ज नहीं करी सर। हाँ, वहां पे डॉक्टर्स हैं, वहां पे इंजीनियर्स हैं, वकील हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन एक सॉलिड मिडिल क्लास एक मुल्क को स्टेबिलिटी देती है। तो वहां पे सॉलिड मिडिल क्लास का इमरजेंस नहीं हुआ। और तीसरी बात है कि जो अमेरिका ने कभी ये प्लान नहीं करा कि जब हम चले जाएंगे तो क्या होगा, और जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है उसने भी ये प्लान नहीं करा, क्योंकि 20 साल से अमेरिकन थे वहां पे, उसको भी ऐसा लगा कि ये पार्टी तो चलती रहेगी, पार्टी कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए था कि अमेरिकन कभी ना कभी तो जाएंगे। आज की तारीख में दे डोंट हैव मनी टू पे सैलरीज, क्योंकि अमेरिका वहां से चली गई, जो हर 2 हफ्ते में फंड्स आते थे वो फंड्स नहीं आए, और अमेरिका ने 10 बिलियन तालिबान के, जो मतलब अफगान गवर्नमेंट के जो 10 बिलियन थे वहां पे, अब तालिबान ऑब्वियसली क्योंकि इक्तिदार में आ चुका है वहां पे, वो रोक दिए। तो एक बड़ा जबरदस्त फाइनेंशियल क्राइसिस है। आपने जियोपॉलिटिक्स की बात करी, देयर इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक क्राइसिस ब्रूइंग, क्योंकि तेल कहां से आएगा? यू सी, अब ईरान थोड़ा सा दे देगा, ईरान फ्री में तो बांटेगा नहीं। उनकी इकोनॉमी क्या है अफगानों की? देयर इज नो इकोनॉमी। वो ड्रग्स पे ज्यादातर निर्भर है, दे डोंट ग्रो एनीथिंग। आपने पिछली बार सर ऐसी कौन सी कमीज पहनी थी, ऐसा कौन सा जूता पहना था जिसमें लिखा था मेड इन अफगानिस्तान? वो है नहीं उनका कुछ, दे डोंट एक्सपोर्ट एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर ड्रग्स। सो ये बड़ी मुश्किल में वो मुल्क है इस वक्त। आपने कहा कि बहुत मुश्किल में है वो मुल्क, और जो ये एक परसेप्शन बना हुआ है कि अशरफ गनी भाग गए, डर गए। ऑफ कोर्स मुझे तो मेरे सब ऐसा लगता है कि उनके पास ऑप्शन भी कोई नहीं थी। वाकई खून खराबा बहुत होता। सिर्फ डॉक्टर अशरफ गनी को कसूरवार नहीं ठहराता, जो वहाँ पे मौजूद हैं, जो अब ट्रांजिशन कमेटी में लोग बैठे हुए हैं, अब्दुल्ला उनके को प्रेसिडेंट थे, हामिद कारज़ई, ये सब के सब एक ही कच्चे चट्टे के लोग हैं फ्रैंकली। लेकिन मैं उनको भी ब्लेम नहीं करता, इसलिए कि जब निज़ाम ही ऐसा अनप्रेडिक्टेबल था तो ऐसे ही हालात होने थे। लेकिन हमें लगता है कि जो अब आम अफगान उठ रहा है, रेजिस्ट करना शुरू कर रहा है, एटलीस्ट आवाज़ उठा रहा है, वो शायद आने वाले दिनों में एक आवाज़ बनेगी, और मेरा ख्याल है वो पायदार आवाज़ होगी। इसके बारे में क्या आपकी कमेंट्री होगी? देखिए, मैं आपको ताहिर साहब एक बात बताता हूँ सर। ऐसा है कि अब अफगानों को, चाहे एक बुरा वाकया गुजरा उनके साथ, एक सेंस ऑफ बिट्रेयल था, चाहे अशरफ गनी हो चाहे कोई और भी हो, अमेरिकन का जाना, लेकिन अब मुझे लगता है कि अफगानों में धीरे धीरे एक बात की समझ आ रही है कि आपको आजादी कोई और नहीं दिलवा सकता, आपको आजादी खुद ही छीन के लेनी पड़ेगी। ये ऑर्गेनिक होती है सर। हिंदुस्तान में भी सर कितने लोग, हर एक मजहब के लोग
मरे कटे सर अंग्रेजों से लड़ते हुए, तब जाके आजादी मिली। सुभाष चंद्र बोस की तो इंडियन नेशनल आर्मी थी, नेताजी की आधी इंडियन नेशनल आर्मी सर खत्म हो गई सर, शहीद हो गए वो लोग आधी। पता नहीं कितने लोग उसमें से खत्म हो गए सर, और कितने हमारे चंद्रशेखर आजाद हैं, हमारे शहीद भगत सिंह हैं, और अशफाकुल्लाह एंड सो मेनी अदर पीपल हु लेड डाउन देयर लाइव्स फॉर दिस कंट्री। तो तब जाके हमें आजादी मिली सर। 1857 की बात करें, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो अगर मैं इंडिया का ही एग्जांपल दूं, हमारे कितने लोग थे जिसकी वजह से हमें आजादी मिली, और कितने लोग हैं हमारी फौज के, आर्मी नेवी एयरफोर्स के, जो रोज अपनी जानें दे रहे हैं इस देश के लिए, तब जाके आजादी बरकरार है सर। क्योंकि एक बार आजादी मिलने से कुछ नहीं होता। अफगानिस्तान को भी 100 साल पहले मिल चुकी थी आजादी सर। दे हैव उनका कल ही इंडिपेंडेंस डे था अफगानों का, yesterday only they celebrated their independence day। तो ये बड़ा दुख भी होता है कि मैंने पहली बार ऐसा अपनी लाइफ में देखा कि कोई मुल्क गुलामी में अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है। ये मैंने कभी देखा नहीं अपनी लाइफ में, आपने भी नहीं देखा होगा कि कोई मुल्क जो है अपना गुलामी में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है। लेकिन मैं सल्यूट करना चाहता हूँ, मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ उन जो लोग हैं, जो आवाम है, बच्चे हैं, जो सड़क पे आए और तालिबान की गोलियों का सामना करते हुए उन्होंने अफगानिस्तान के झंडे लहराए सर। ये बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है सर। इट रिक्वायर्स ग्रेट करेज एंड वैलर टू डू दैट in the face of such adversity। they've been dealt a bad deal in life। ठीक है, उनके लीडर्स ने धोखा दिया, सब लोगों ने धोखा दिया। मुझे अमेरिका जल्दी चला गया, रातों रात अमेरिका गायब हो गया, चाइना ने अपना गेम करा, वो सब करा, लेकिन ये लोग फिर अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं। बहादुर कौम है अफगान कौम, एंड दे विल फाइट सर। मैं तो मैं उम्मीद से हूँ सर। आपको उम्मीद है, हमें भी उम्मीद है, लेकिन इस वक्त की जो ग्राउंड रियलिटी है, अभी आपने पीछे बात की कि फाइनेंशियली क्राइसिस, अभी सरकार पूरी तरह से बनी भी नहीं तो फाइनेंशियल क्राइसिस सामने है। इसके साथ साथ जो जियो पॉलिटिक्स के इशू हैं वो ये कि तालिबान बहरहाल इस वक्त वहाँ के करता धरता है। पाकिस्तान में भी इसके बहुत शादियाने एक तरह से बज रहे हैं, और बहुत सारे जियो पॉलिटिक्स के आर्टिकल्स भी छप रहे हैं, आपके चाणक्य फोरम पे भी आ रहे हैं, जिसकी वेबसाइट पे भी जाया जा सकता है, और ऐप्स जो हैं आपके दोनों, वो भी हमारे व्यूअर्स आईफोन की हो, एंड्रॉयड की हो, डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। वो सब एनालिसिस आपके हों और दुनिया के मीडिया के एनालिसिस हों, वो हमें ये बताते हैं कि पाकिस्तान में इसकी खुशी है और भारत में इसका गम है। इस पे कैसे आप देखते हैं? देखिए सर, भारत में गम नहीं है, भारत के लिए चैलेंज है। पाकिस्तान में जरूर खुशी, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ सर, 2-3 कारण हैं, वजूहात हैं क्यों पाकिस्तान खुश है। पहली चीज तो पाकिस्तान को ये लगता है कि अशरफ गनी उनके खिलाफ था, जो कि हो सकता है सच्ची हो। अशरफ गनी उनके खिलाफ था, जो उनका जो मुखालफत करता था, और वो चला गया, एक ये खुशी है। दूसरी चीज, पाकिस्तान हर समय इंडिया को ब्लेम करता आया है कि भारतीय एजेंसियों ने क्या करा है कि हर समय अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल करी है पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए, चाहे तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो या कोई भी अन्य टेररिस्ट आउटफिट हो। भारत ने ऐसा अफगानिस्तान की जमीन से, ऐसा पाकिस्तान का मानना है सर। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो कश्मीर है और तालिबान उनके लिए कश्मीर आजाद कर देगा, ये उनके मन की बातें हैं। ये 2-3 चीजें हैं सर। तो मैं इसको ब्रीफली बता दूं कि सबसे पहली बात तो सर कि अशरफ गनी अगर उनके खिलाफ है तो ठीक है, कोई बात नहीं, इनकी भी डिप्लोमेसी कमजोर है पाकिस्तानियों की, और इन्होंने कभी अफगानिस्तान के लिए काम नहीं करा सर। आप एक नॉर्मल अफगान से पूछिए, जब उनके इंडिपेंडेंस डे के झंडे लगाए गए थे तो आम अफगानों ने पाकिस्तान हाय हाय, पाकिस्तान मुर्दाबाद के भी नारे लगाए थे सर वहां पे। दे हैड दोस थिंग्स सर। तो उन्होंने नारे भी लगाए वहां पे, और तो एक हेट्रेड है पाकिस्तान के लिए एक आम अफगानी की नजर में। हम तो चाइना जैसे नहीं है सर। हमने $3 बिलियन का अगर हमने इन्वेस्टमेंट वहां पे करा तो इन्वेस्टमेंट था नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में रिटर्न होती है सर। इन्वेस्टमेंट में आप कहते हैं कि मैंने 3 बिलियन लगाए, मुझे 6 बिलियन चाहिए या 4 बिलियन चाहिए, मुझे कुछ वापस चाहिए। वापस तो हमने कभी मांगा नहीं, कोई एक कागज दिखा दे सबूत के तौर पे। अब तो भाई अगर हमने गवर्नमेंट के साथ कुछ साइन करा होगा, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के साथ, तो वो तो कागज तालिबान के हाथ में है ना। तालिबान इंटरनेट पे डाले उसको, बोले कि साहब इंडिया ने सूद मांगी थी इस पे, इंडिया ने रिटर्न मांगा था, पैसे वापस मांगे थे, प्रॉफिट मांगा था, कुछ बताएं। हमने डैम बनाया, सलमा डैम, हमने कुछ नहीं मांगा। हमने सड़कें बनाई, हमने कुछ नहीं मांगा। और ये सब तालिबान ने भी कहीं ना कहीं इसका जिक्र करा और बोला कि ठीक है, जो इंडिया ने बनाया हम शुक्रगुजार हैं और हम उसको तोड़ेंगे नहीं, और ये सब। तीसरी बात है कि इनको तालिबान कश्मीर दिलवा देगा। तो ये बात तो बिल्कुल मुझे ताहिर साहब, एक्चुअली मैं माफ कीजिएगा, मुझे समझ में नहीं आती।
ठीक है, कश्मीर अगर पाकिस्तान को लेना है तो वो पाकिस्तान को लेना चाहिए, है ना। कभी इनको लगता है कि सर कभी चाइना दिलवा देगा इनको कश्मीर, इनका ये भी है ना कि हमें चाइना दिलवा देगा। फिर इनको कभी लगता है तुर्की दिला देगा, फिर कभी लगता है मलेशिया दिला देगा, फिर इनको लगता है कि ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की जो कंट्रीज हैं वो दिलवा देंगी। फिर इनको अब आजकल इनको लगने लगा है कि तालिबान, उम्मीद इनको सबसे है सर। अगर नहीं किसी से उम्मीद है तो जनरल कमर जावेद बाजवा से उम्मीद नहीं है इनको। अरे आप ही का नारा है ना, आप ही का मोटो है ना, ईमान तकवा जिहाद फी सबीलिल्लाह। ये तो पाकिस्तानी फौज का नारा है। पाकिस्तानी फौज का मकसद जिहाद है, उन्होंने खुद लिख रखा है, उनका वो मोटो है उनका। तो आप ये किस लिए है सर? ये पाकिस्तानी फौज या डीएचए के प्लॉट घेरने के लिए है? मुझे आज तक समझ में नहीं आई। आप पाकिस्तानी फौज को बोलिए कि भाई हमने 6-8 लाख की फौज क्यों पाल रखी है? आप कश्मीर क्यों नहीं छुड़ा सकते? क्यों हर समय भीख मांगते रहते हैं? कभी किसी से पैसा दे दो, लोन माफ कर दो, वैक्सीन दे दो, कश्मीर दिलवा दो। ये इनका हर समय सर हाथ इनका ऐसे ही रहता है। मैंने एक बात देखी है, 24 घंटे इनका हाथ ऐसे रहता है। अरे कभी तो ऐसा हाथ हो, कभी तो देने वाला हाथ हो कि जी हमने दिया तुमको। ये देने की किसी सूरत में है नहीं। तो यही इनकी फजूलियात है सर। ये अब मैं क्या बोलूं इसमें। तो ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग नहीं है पाकिस्तान में। इट्स हाईली टैक्टिकल इन नेचर सर, हाईली टैक्टिकल। इनकी ये उस लेवल के ऊपर नहीं उठ पाए जहां पे ये बात करते हैं सर मुजाहिद हैं और जिहादी हैं और गाजी हैं। यही सब फजूलियात की बातें हैं सर, फजूलियात की बातें। देखिए, तालिबान ने अपने कब्ज़े के बाद जो 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, उनमें बार बार उनका कहना है कि हम अपनी सरजमीन को किसी भी देश के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। जब वो ये कहते हैं तो उनका ज़्यादा इशारा भारत और वेस्टर्न वर्ल्ड होता है। और फिर अभी कोई तजारत की बात हुई तो तालिबान ने फिर, उनके स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हम भारत के साथ तजारत भी बंद नहीं कर रहे। और जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि तालिबान ऑफ कोर्स उनका एक नेचुरल रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ बनता है, मगर वो पाकिस्तान के लिए भी चैलेंज रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो लाइन है, जो इमेजिनरी लाइन होती थी, इन्होंने फेंस बनाई है अभी कुछ सालों में, तो वो तालिबान भी शायद ना माने। एक तो ये मसला पाकिस्तान के लिए भी होगा, मगर इनका एक नेचुरल अलाइंस भी होगा। भारत को क्या आफ्टर ऑल ऐसे खदशात हो सकते हैं, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं अदर देन कश्मीर, अफगानिस्तान में तालिबान के आ जाने पर? सर 2-3 चीजें हैं। मैं आपको बताता हूं कि जो ड्यूरेंट लाइन है सर, वो तो मानते नहीं सर। ये पश्तून जनरली ना ग्रेटर अफगानिस्तान की बात करते हैं, ग्रेटर पख्तूनिस्तान की बात करते हैं, दे डोंट बिलीव इन द ड्यूरेंट लाइन। पहली बात तो ये है सर। दूसरी बात ये है कि मुझे लगता नहीं है कि अब नेचुरल एक अलायंस है पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच में। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक ज़माना था जब तालिबान को पाकिस्तान की ज़रूरत थी। उनके सेफ हाउसेस थे, उनके पाकिस्तान में रहना वगैरह। अब ये तालिबान जो है सर, ये तालिबान ने काफ़ी, आपने देखा होगा कि किस तरीके से, ऐसी बात तालिबान ने कभी नहीं करी। जैसे अभी तालिबान बात कर रहा है कि ट्रेड भी चलनी चाहिए, औरतें भी काम करेंगी, वो चाहे झूठी बोल रहे हो, चाहे स्क्रीन सेवर हो। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट ये तो है वहां पे ना सर। बात तो कर ही रहे हैं वो लोग। क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि ये तालिबान सर, ये सोशल मीडिया समझता है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया समझता है। ये तालिबान जो है ये टेलीविजन का पावर समझता है सर, ये ट्विटर का पावर समझता है, फेसबुक का पावर समझता है। इसको पता है कि नैरेटिव बिल्डिंग क्या है, पब्लिक ओपिनियन क्या है, क्योंकि ये 20-21 साल भटके हैं। और ये थोड़ा सा दीन दुनिया वाला तालिबान है, जिसने दीन दुनिया देखी है, जिसको पता है कि सब दुनियादारी क्या है। इस तालिबान को पता है वो करेंगे वही चीज जो उनकी फितरत में है। अभी भी गोलियां चला रहे हैं क्राउड के ऊपर, वो बदलेंगे नहीं, लेकिन अब उनको पता है कि दुनिया की तरफ मैसेजिंग क्या होनी चाहिए। मुझे लगता है सर कि अब उस तालिबान को उतनी जरूरत नहीं रही पाकिस्तान की जितनी पहले वाले तालिबान को थी। क्योंकि मैं आप ही के प्रोग्राम में मैंने पहले भी बोला था सर कि अब देखिए, ये जब चीन में गए थे सर, चीन के विदेश मंत्री से मिलने के लिए, जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है वांग यी, तो किसी पाकिस्तानी के थ्रू नहीं गए सर, डायरेक्टली इनको कॉल आया। इनको रशिया से, अमेरिका से, इंडिया से, तजाकिस्तान से, ईरान से, इनको डायरेक्टली कॉल आ रहे हैं। तो जो पाकिस्तान हर समय जो पैसे खाता था सर बीच में बिचौलिया बनने के, याद है आपको 50-60s में उसने पैसे बीच में खा लिए थे अमेरिका और चाइना को आपस में मिलवाने के। तो पाकिस्तान हर समय वो ट्रेडर वाला काम करता है। ये कमीशन एजेंट जो होते हैं ना सर, कि मैं कमीज बनाता हूं, आपको बल्क में कमीज खरीदनी है, तो हम दोनों की मीटिंग कराई और 2% ले लिया। वो पाकिस्तान का गेम रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का भी इंडस्ट्री तो ठप बैठी है सर, उन्हें करना कुछ है नहीं, ये बिचौलियापन का काम करना है। तो अब क्या है कि दिस तालिबान डज नॉट रिक्वायर पाकिस्तान। हाँ, इनके रिश्तेदार हैं, इनके पर्सनल बॉन्ड्स हो सकते हैं,
और इनकी इमोशनल अटैचमेंट भी थोड़ी बहुत पाकिस्तान के साथ हो सकती है, हम इसके इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जहां तक सत्ता में रहने की बात है, जहां पे पॉलिटिकल पावर की बात है, जहां पे सपोर्ट की बात है, आप एक बात बताइए सर, इनको चाइना ने रिकॉग्नाइज कर लिया, ठीक है ताहिर साहब, इनको चाइना ने रिकॉग्नाइज कर दिया, चाइना ने बोला हम मैसिव इन्वेस्टमेंट करेंगे अफगानिस्तान में। अब आप बताइए, चाइना के साथ इनका बॉर्डर मिलता है, इनको पाकिस्तान चाहिए, किस लिए चाहिए सर? रशिया ने बोला कि दे आर गुड पीपल, दे आर सेंसिबल पीपल, है ना जी। आमू दरिया पार करके तो आए थे रशियंस 79 में, फिर आमू दरिया पार करके 89 में चले गए, 10 साल के लिए यहाँ पे आए थे। रशियंस आर सेइंग, जो यूएसएसआर था, अब रशिया है टूट के, वो कह रहा है कि दे आर सेंसिबल पीपल। कल अगर इनको रशिया रिकॉग्नाइज कर लेता है, इनके पास, इनके जिसका दोस्त रशिया हो, जिसका दोस्त चाइना हो, दोनों परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, दोनों अपने लेवल पे सुपर पावर्स, ठीक है। अमेरिका को लोन सुपर पावर मानते हैं, लेकिन रशिया इज ऑल्सो नो लेस अ पावर सर, रशिया इज स्टिल अ वेरी बिग पावर, चाइना इज एन इकोनॉमिक पावर हाउस, ठीक है सर। आपको, उनको क्यों चाहिए पाकिस्तान, किस लिए चाहिए पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान दे, कैसे? पैसे दे नहीं सकता उनको पैसे दे नहीं सकता, उनको पाकिस्तान से हथियार नहीं चाहिए। भाई आपको चाहिए होंगे, आप रशिया से मांग लेंगे ना। और रशिया को अफगानिस्तान आने के लिए पाकिस्तान से आने की जरूरत नहीं है, चाइना को अफगानिस्तान आने के लिए पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। तो पाकिस्तान तो बस, देखिए, पाकिस्तान का जो सेल बाय डेट जिसको कहते हैं ताहिर साहब, वो खत्म हो गई है, ठीक है। अब वो ठीक है, जो थोड़ी बहुत है दिल की बातें हैं, इतने साल रहे हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान में जिसके बच्चे पैदा हुए हैं, वो थोड़ा बहुत इमोशनल अटैचमेंट है। लेकिन जो हम रियल बात करते हैं पॉलिटिक्स की, हम बात रियल करते हैं सत्ता की, रूलिंग की, उसके लिए उनको पाकिस्तान की जरूरत अब नहीं है इस तालिबान को।